What if? मंडे, निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव के विचार के बारे में बात करते हुए नताशा रोमानोफ उर्फ ब्लैक विडो के साथ गाड़ी चला रहे हैं। वह हैरान है कि निक टोनी स्टार्क पर पहल के भविष्य को दांव पर लगाना चाहता है, जो बैठकर डोनट्स खा रहा है। निक को लगता है कि टोनी में काबिलियत है। निक ने टोनी को डोनट शॉप में बुलाया और वे एक टेबल पर बैठ गए। वह कहता है कि टोनी एक समस्या बन गई है जिससे उसे निपटना है, और टोनी की गर्दन पर जहरीली नसों को इंगित करता है। नताशा ने टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड के साथ गर्दन में इंजेक्ट किया और निक बताते हैं कि यह जहर के किनारे को हटा देगा। टोनी लड़खड़ाता है और गिर जाता है और नताशा पुष्टि करती है कि टोनी मर चुका है। द वॉचर इस बारे में बात करता है कि कैसे एक सप्ताह में आयरन मैन, हल्क और थॉर का सामना हुआ और वे एवेंजर्स के सदस्य बन गए। कम से कम एक ब्रह्मांड में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन इस ब्रह्मांड में नहीं। ट्यूसडे, थोर का हथौड़ा माजोलनिर एक गड्ढे में टिका हुआ है। शील्ड के एजेंट फिल कूलसन ने निक को फोन किया और रिपोर्ट किया कि उन्हें यह मिल गया है और स्थानीय लोग उत्सुक हो रहे हैं। निक किसी और चीज में व्यस्त है और कॉल्सन को अपनी टीम को परिधि स्थापित करने के लिए कहता है। नताशा को जेल से बाहर लाया जाता है और जोर देकर कहती है कि उसने टोनी को नहीं मारा। शील्ड गार्ड निक को ट्रांसपोर्ट ट्रक तक ले जाते हैं और जो कहता है कि वह मानता है कि वह निर्दोष है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। निक नताशा को एक इंजेक्टर देता है और कहता है कि शील्ड में किसी ने टोनी को जहर दिया है, इसलिए उसे बचने और यह पता लगाने की जरूरत है कि यह किसने किया। निक उसे ट्रांसपोर्ट तक ले जाता है और वह अंदर चली जाती है। अंदर नताशा अपनी हथकड़ियों से बच निकली और अपने गार्ड को घूंसे मारने लगी। आगे के दो आदमी शोर सुनते हैं और ट्रक को रोकते हैं, और जब वे पीछे के दरवाजे खोलते हैं तो वे गार्ड को बेहोश पाते हैं और नताशा चली जाती है। पुएंटे एंटीगुओ, न्यू मैक्सिको में, जहां गड्ढा है, निक और क्लिंट बार्टन शील्ड वैज्ञानिकों को मायोलनिर स्कैन करते हुए देखते हैं। निक को लगता है कि कोई इसकी तलाश में आएगा और कॉल्सन कई गार्डों में से एक को पाता है और अलार्म बजाता है। कमांड सेंटर में निक कॉल्सन को उसे अपडेट देने के लिए कहता है। कॉल्सन उस घुसपैठिए को देखता है जिसने पहरेदारों को घूंसा मारा था और वह बेहोश था। वह और भी पहरेदारों के साथ लड़ रहा है और वह थोर के अद्भुत बालों से प्रभावित है। बार्टन एक क्रेन उठाए गए मंच पर चढ़ता है और एक तीर खींचता है। थोर मायोलनिर के पास जाता है और इसके लिए अपना हाथ बढ़ाता है और निक बार्टन को तीर नहीं चलाने के लिए कहता है। बार्टन ने तीर थोर को सीने में मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बार्टन का कहना है कि उसने तीर नहीं चलाया और शील्ड सुरक्षा अधिकारियों ने वैसे भी उस पर बंदूक तान दी। निक आता है और बताता है कि यह थोर की छाती में बार्टन का तीर है। बाद में बार्टन एक सेल में बैठता है और जोर देकर कहता है कि वह कभी नहीं चूकता और कभी भी मिसफायर नहीं करता। निक और कॉल्सन उसे देखते हैं और निक ने पुष्टि की है कि थोर लगभग 1000 साल पुराना है। अंदर जाकर निक बार्टन के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। बाद में निक कॉल्सन को बताता है कि बार्टन ने खुद को इसलिए नहीं मारा होगा क्योंकि उसकी एक पत्नी और बच्चे हैं और स्टार्क को मारने वाले लोगों ने थोर और बार्टन को मार डाला। कॉल्सन बताते हैं कि बार्टन एक सेल में अकेला अंडर ऑब्जर्वेशन था और संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। निक स्वीकार करते हैं कि उनके पास एक विचार है कि उन्हें क्या जोड़ता है। वेडनेसडे, वर्जीनिया में कल्वर विश्वविद्यालय में नताशा बेट्टी रॉस से संपर्क करती है और वह कहती है कि उसने उसे नहीं देखा है। नताशा कहती है कि वह टोनी के बारे में वहां है और मानती है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। वह रॉस को वह इंजेक्टर दिखाती है जो निक ने उसे पहले दिया था और समझाती है कि उसे शील्ड के बाहर इसे देखने के लिए किसी की आवश्यकता थी। रॉस और नताशा रॉस की लैब में जाते हैं और रॉस इंजेक्टर की जांच करती है। घातक रोगजनकों का कोई निशान नहीं है और एंटीडोट ने सिरिंज से बाहर नहीं निकला। किसी प्रकार का एक छोटा प्रोजेक्टाइल सुई से निकला था। जैसे ही नताशा निकलती है, वह पिज्जा जॉइंट बेसबॉल केप देखती है।
रॉस का दावा है कि एक छात्र ने उसे वहीं छोड़ दिया था। निक नताशा को फोन करता है और उसे बताता है कि बार्टन मर चुका है। नताशा पूछती है कि वह किसे मार सकती है और निक को पता चलता है कि हत्यारा एवेंजर्स इनिशिएटिव उम्मीदवारों के पीछे जा रहा है। ब्रूस बैनर और नताशा अंतिम दो जीवित उम्मीदवार हैं और निक उसे बैनर खोजने के बाद छिपने के लिए कहते हैं। नताशा ने रॉस को एक दरवाजे पर नजर डालते हुए देखा और उसके पास गई। रॉस नताशा को दरवाजा खोलने से रोकती है और बैनर बाहर आता है और कहता है कि हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। नताशा बाहर कारों को सुनती है और कहती है कि उन्हें जाने की जरूरत है। शील्ड रेगिस्तानी आधार पर ऊर्जा की एक किरण आकाश से नीचे गिरती है। असगर्डियन सैनिकों की एक सेना तैयार होती है। लोकी उनका नेतृत्व करता है। शील्ड हमला करने वाले सैनिक आते हैं और निक बाहर निकलते हैं। लोकी उसे एक भगवान के सामने घुटने टेकने के लिए कहता है और निक के फोन की घंटी लोकी के परिचयात्मक भाषण में दखल देती है। नताशा बैनर को ले जाती है और निक को कॉल करती है और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। जनरल रॉस अपने आदमियों को अपने निशाने पर जाने के लिए कहता है। निक अंत में अपने फोन का जवाब देता है और नताशा उसे बताती है कि क्या चल रहा है। वह नताशा को इससे निपटने के लिए कहता है और फोन काट देता है और लोकी कहता है कि प्रतिशोध उसे वहां ले आया। नताशा सैनिकों को अपना परिचय देती है, कहती है कि उसकी हिरासत में बैनर है और उन्हें खड़े होने के लिए कहती है। किसी स्नाइपर ने बैनर के कंधे में गोली मार दी, लेकिन रॉस के सभी सैनिकों ने बताया कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। लोकी एक ऊर्जा आवेशित बक्सा लाता है। बैनर नताशा को दौड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी आंखें हरी हो जाती हैं। जब निक पूछते हैं कि बॉक्स में क्या है, तो लोकी कहता है कि वह निक की बदतमीजी के लिए पृथ्वी को प्रतिशोध के रूप में लेगा। बैनर हल्क में बदल जाता है और नताशा दौड़ पड़ती है। रॉस अपने आदमियों को हल्क पर गोली मारने के लिए कहता है। लोकी बॉक्स से ऊर्जा का एक विस्फोट जारी करता है जो शील्ड हमले के अधिकारियों को जमा देता है। हल्क सैनिक के वाहनों की धुनाई करता है। वह नताशा पर एक जीप फेंकता है जिसे वह चकमा देती है। फिर रॉस को पकड़ लेती है क्योंकि वह अपने पिता के पास जाती है। इस बीच हल्क सूज जाता है और फट जाता है। निक लोकी से कहता है कि वह जो कर रहा है वह थोर को वापस नहीं लाएगा। लेडी सिर्फ लोकी को निक से सहमत होने के लिए रुकने के लिए कहती है और निक लोकी को बताता है कि उनका एक ही दुश्मन है। थोर को मारने वाले ने टोनी और बार्टन को भी मार डाला। वह लोकी को विश्वास दिलाता है कि जब उसे थोर का हत्यारा मिल जाएगा तो लोकी उसका बदला लेगा। लोकी उसे अपने भाई के हत्यारे को देने के लिए अगले सूर्योदय तक का समय देता है। मानसस, वर्जीनिया में एक सार्वजनिक पुस्तकालय में नताशा एक कंप्यूटर का उपयोग करती है और नताशा सुनती है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह दिखती है लेकिन वहां कोई नहीं है। नताशा होप वैन डायने पर एक फाइल लाती है और पुष्टि करती है कि उसने एक दिन पहले डेटाबेस एक्सेस किया। नताशा निक को कॉल करती है लेकिन फिर उसके पीछे के व्यक्ति को सुनती है। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ती है और उसे बताती है कि वह शील्ड या उसके खिलाफ नहीं जीतेगा। उसका हमलावर आसानी से नताशा को इधर-उधर फेंक देता है और वह निक के वॉइसमेल पर संदेश छोड़ने के लिए अपने गिराए गए फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हमलावर द्वारा यह कहते हुए खींच लिया जाता है कि यह होप के बारे में है। बाद में पास के शहर में एक डायनर में निक ने नताशा के संदेश को सुना। कॉल्सन निक को बताता है कि सूर्योदय होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं और कहते हैं कि निक एवेंजर्स इनिशिएटिव का एकमात्र उम्मीदवार है जो अभी भी जीवित है। निक का कहना है कि वह अकेला एवेंजर नहीं बचा है। अपनी कार के लिए बाहर जाता है, दस्ताने के डिब्बे से एक सिग्नल डिवाइस लेता है और कॉल्सन को बताता है कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। उसके पास होप के बारे में एक विचार है। फिर डिवाइस को वापस दस्ताने के डिब्बे में रखता है और लोकी से मिलने जाता है। निक बर्फ के महल में जाता है जिसे लोकी ने स्थापित किया है और डिस्ट्रॉयर का सामना करता है। थर्सडे, सैन फ्रांसिस्को में एक कब्रिस्तान में निक होप वान डायने की समाधि के पास जाता है
और उसके पीछे किसी को सुनता है। निक हैंक पाइन को बुलाता है, जो अपने येलो जैकेट आर्मोर में कोहरे से बाहर निकलता है। हैंक का कहना है कि निक को वहां आने और होप की कब्र पर खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है, और हैंक का कहना है कि होप मर चुकी है क्योंकि शील्ड ने उसे मार डाला और निक के कारण मर गई। निक का कहना है कि होप को एक मिशन पर मारी गई थी, और हाक बताते हैं कि होप उनकी बेटी थी और निक ने उसकी मां के लिए उसके दुख का फायदा उठाया। क्योंकि होप की मृत्यु उसी तरह हुई जैसे उसकी मां की मृत्यु हुई, हैंक ने दूसरों की हत्या कर दी ताकि वह निक के लिए काम करने वाली हर चीज को नष्ट कर सके। उसने थोर को भी मार डाला क्योंकि उसका मानना था कि निक उसे भर्ती करेगा। येलो जैकेट सिकुड़ता है और निक पर हमला करता है, और निक वापस लड़ने में सक्षम था। निक येलो जैकेट के ऊपर से कूदता है, जिसने हैंक को चौंका दिया। जब येलो जैकेट उसके पास आती है, निक उसे थप्पड़ मारता है और गायब हो जाता है, फिर से प्रकट होता है और येलो जैकेट को ताना मारता है। येलो जैकेट निक को उड़ा देता है, जो गायब हो जाता है और हत्यारे के पीछे फिर से आ जाता है। वह येलो जैकेट के हमलों से टेलीपोर्ट करता है। फिर निक की एक सेना दिखाई देती है। येलो जैकेट ऊपर उड़ जाता है, लेकिन एक विशाल निक उसके पीछे दिखाई देता है और पीले जैकेट को घेरते हुए नीचे से एक हिमस्खलन बढ़ता है। येलो जैकेट जमीन पर गिर जाता है और निक उस पर हंसते हैं। वे लोकी में बदल जाते हैं, जो अपने कई भ्रमों को दूर करता है, और निक हैंक को बताता है कि शील्ड वे लोग हैं जो हैंक जैसे लोगों से दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। निक द्वारा सूट से पावर पैक हटाने के बाद लोकी के सैनिक हैंक को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सैनिक हैंक को ले जाते हैं, हैंक निक को होप का सम्मान करने के लिए कहता है। निक लोकी को ग्रह से बाहर निकलने के लिए कहता है। असगार्डियन का कहना है कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रह सकता है। फ्राइडे, संयुक्त राष्ट्र भवन में लोकी और उसके सैनिक इमारत में प्रवेश करते हैं और लोकी कहते हैं कि पृथ्वी के राष्ट्रों ने अपने मतभेदों को अलग कर दिया है और उनकी आज्ञा के तहत एकजुट हो गए हैं। उनके शब्द पूरे ग्रह पर प्रसारित होते हैं क्योंकि लोकी कहते हैं कि मनुष्य वर्चस्व की लालसा रखते हैं और उन्हें शासन करने के लिए बनाया गया है। एक हैंगर में निक और कॉल्सन 6 हीरोज के ताबूतों को देखते हैं। निक कहते हैं कि होने वाले एवेंजर्स शांति से आराम कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं करेंगे। वह कॉल्सन को बताता है कि एवेंजर्स मानवता की ताकत की पुष्टि करने के लिए थे और कैप्टन अमेरिका वाले हिमशैल के एक टुकड़े पर जाता है। कैप्टन मार्वल आती है और पूछती है कि लड़ाई कहाँ है।